स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का रेस्पिरेशन, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या चीज़ है बेटा। रेस्पिरेशन का नाम सुनते ही आपके माइंड में जैसे ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर रिलीज़ करना, है ना, ये आया माइंड में। लेकिन बेटा ये जो अब डेफिनेशन है ना, ये रेस्पिरेशन की नहीं है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग की है। और हमें ये भी पता है कि हम सबको, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेटा ऑक्सीजन की नीड होती है ताकि हम अपने फूड से एनर्जी को ले सकें, क्योंकि वही ऑक्सीजन हमारे फूड से रिएक्ट करके उसको बर्न करेगी और धीरे धीरे उससे क्या होएगी, फिर एनर्जी रिलीज़ होएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन क्या है। the process by which assimilated food, बेटा आपको याद होगा assimilation, right? The process by which the assimilated food is oxidized, right? And energy is released. So the process by which the assimilated food is oxidized, राइट, एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेस्पिरेशन। और बेटा इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो एयर से ली जाएगी, राइट। वही ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी विद द फूड मॉलिक्यूल्स, यानी कि फूड में, क्योंकि फूड ब्रेक डाउन हो चुका, वो फूड बेसिकली किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, तो वो फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, या ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी विद द फूड मॉलिक्यूल्स, राइट। सो ये फूड मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ग्लूकोज, हमारे बॉडी सेल्स में। तो हमारे बॉडी सेल्स में जो फूड पड़ा है बेटा उसकी ऑक्सीडेशन होगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। और फिर वो फूड को बर्न करेगा, ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करेगी, मतलब बर्न करेगी, राइट। स्लोली फिर क्या रिलीज़ होएगी बेटा, एनर्जी, और साथ में CO2 प्लस वाटर रिलीज़ होगा। सो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। एंड रिमेंबर, ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। किस फॉर्म में स्टोर होएगी, इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो ATP इज़ adenosine triphosphate, ATP, and this is known as energy currency of the cell. So this is present inside the cell for the further use, और जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ हुए हैं CO2 एंड वाटर, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाएंगे, राइट। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ करी है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। बेटा मैं डेफिनेशन को पूरा समराइज़ कर रही हूँ एक बार फिर से। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो द ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड मॉलिक्यूल्स like glucose which is present inside the body cells and burn them slowly to release energy, and the process of releasing energy from the food is known as respiration. Actually होता क्या है बेटा, जो फूड होता है assimilated food, जो हमने फूड को अपने अंदर असिमिलेट कर लिया, वो जो फूड होता है ना बेटा उसके अंदर एनर्जी होल्ड हुई होती है। सो इट होल्ड्स एनर्जी, राइट। इट होल्ड्स द एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स, क्लियर। तो केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी जो है वो ऑलरेडी होल्ड हुई होती है। बस यही जो बॉन्ड एनर्जी है, इट इज़ रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन इन द सेल्स। तो यही जो है बॉन्ड की एनर्जी, यही रिलीज़ होनी है, क्लियर। सो जो सिमिलेटेड फूड होता है बेटा उसके पास एनर्जी होल्ड हुई होती है उसके केमिकल बॉन्ड्स में, क्लियर। और यही वाली जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, वही रिलीज़ हो जाती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। सो दिस एनर्जी इज़ रिलीज्ड, ड्यूरिंग द oxidation of the food, right? During oxidation of food. तो अल्टीमेटली जो एनर्जी पड़ी थी, राइट, वही एनर्जी रिलीज़ होगी कहाँ पे, फूड की ऑक्सीडेशन पे,
क्लियर? नाउ बेटा, अब मैंने पहले बता दिया था आपको कि CO2 और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होंगे. एनर्जी जो स्टोर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ ATP की फॉर्म में स्टोर होगी. ATP मैं ऑलरेडी बता चुकी, इट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? So for uninterrupted supply of the energy, what we need uninterrupted supply of oxygen and constant removal of CO2. हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी. एक तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी कॉन्स्टेंटली. सो ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंटली और uninterruptedly. Whereas CO2, it is removed out. It must be removed out. राइट? सो रेस्पिरेशन इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बिकॉज एक तो ये इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को लिया जाता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और इसमें स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगी फूड की. CO2 को एलिमिनेट करा जाएगा और एनर्जी क्या है वो रिलीज होगी. सो इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट्स नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस. क्लियर? आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी अब कि कैसे जो है एनर्जी वो रिलीज़ होगी. क्लियर? नाउ अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. बेटा रेस्पिरेशन इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. कौन कौन सी टाइप्स? वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. बेटा रेस्पिरेशन अभी हमने क्या पढ़ा था? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? बट इट कैन इवन अकर विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो, राइट? बट रेयर होता है, लेकिन इट कैन हैपन. दिस मीन्स दैट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड to obtain energy can occur even in the presence of oxygen as well as even in the absence of oxygen. So types of respiration based on oxygen availability. So this is based on oxygen availability. Right? So let's start studying this. So शुरू करते हैं अब हम पहले हम बात करेंगे बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन की. एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? बेटा एज अ नेम इंडिकेट्स एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या चीज़ है बेटा? जब रेस्पिरेशन या फूड की ब्रेकडाउन होगी, फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा with the help of oxygen, it is known as aerobic respiration. Clear? तो इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी. See, when respiration occur in the presence of oxygen, it is known as aerobic respiration. So बेटा in aerobic respiration जो organic food होएगा ना, that is completely break down. So organic food is completely oxidized actually. Is completely oxidized. पूरा का पूरा oxidized होगा. And we know that oxidized किसकी हेल्प से होगा? With the help of oxygen. राइट? तो अगर मैं इसके रिएक्शन देखो तो इट विल बी लाइक ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड दिस विल गिव राइज टू CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है बेटा? जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट कम्स आउट टू बी 2870 किलो जाउल्स और अबाउट 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड. Right? So basically this is on the basis of oxygen availability. Right? So based on oxygen availability हमारे पास ये aerobic respiration. लेकिन बेटा ये जो आप स्टेप्स देख रहे हो ना कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया CO2 और वाटर में, ये कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं होता. तो ये कैसे होता है? सी, ये देखो ग्लूकोज इट्स अ 6 कार्बन कंपाउंड. वी नो दैट ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6.
राइट। तो ये पूरा स्टेप जो है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले देखो ये सेल है, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, राइट, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके ब्लड से कहाँ गया था, सेल के अंदर, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। मैंने बहुत रफ सी डायग्राम बनाई है स्टूडेंट्स, आप ये दिस इज़ जस्ट टू इलस्ट्रेट। सो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर कहाँ पे, इन द साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप कहाँ पे होगा, इन द साइटोप्लाज्म। सी ग्लूकोज फर्स्ट इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय द प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलिसिस। बेटा ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस, टूटना, लाइसिस इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, EMP पाथवे। ऐसा क्यों EMP पाथवे क्यों, आफ्टर द नेम ऑफ 3 साइंटिस्ट्स। द नेम ऑफ द 3 साइंटिस्ट्स आर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एम्पटन, मायरहॉफ एंड परनास। So this is known as EMP pathway or glycolysis, right? Clear है ये चीज़? Now see, अब ये ग्लूकोज जो है यहाँ पे ब्रेक होगा, किस में ब्रेक होगा, इट ब्रेक्स इनटू, ध्यान से, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट स्टूडेंट्स, ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड था, 6 कार्बन। अब पायरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड होगा कि उसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड, इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। तभी इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं पायरुवेट के, 2 मॉलिक्यूल्स, राइट। और इसी स्टेप पे 8 ATPs रिलीज हो जाती हैं, राइट। अब आता है ये पायरुवेट का क्या होगा। बेटा पायरुवेट जो है, अब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, एंटर करेगा, इट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि कैसी रेस्पिरेशन हो रही है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा एंटर कर रहा होता है, अभी करा नहीं, कर रहा होता है बेटा, उसी टाइम पे यहाँ पे जो रिएक्शन होगी दैट इज़ नोन एज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों, बिकॉज इट लिंक्स द वी कैन से साइटोप्लाज्म विद द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डी मतलब रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ पे क्या रिमूव होएगी बेटा, अब यस, CO2 इज रिमूव्ड आउट, राइट। तो जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा होता है तो जो रिएक्शन चलती है दैट इज नोन एज लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल जो अभी आगे और आएगा, अभी 3rd आना है अभी, राइट, उनके बीच में लिंक होता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ गेटवे रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, गेटवे रिएक्शन। तो यहाँ पे अब क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एसिटाइल, एसिटाइल को एंजाइम A। पहले क्या बना था, ग्लूकोज से पायरुवेट, फिर पायरुवेट से जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा होता है तो एसिटाइल को एंजाइम में कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसके भी बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, राइट। नाउ अब क्या होगा बेटा, अब फाइनली एसिटाइल को एंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर जाएगा। सो इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा ये। और अब मैट्रिक्स में कौन सा साइकिल चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द क्रेब साइकिल, राइट। और इसी क्रेब साइकिल को हम एक और नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल साइकिल भी बोलते हैं, राइट। और इसी साइकिल में 24 ATPs प्रोड्यूस होती हैं। पहले कितनी हुई थी, 8 ATPs, और जब लिंक रिएक्शन हुई थी तब कितनी बनती हैं, 6 ATPs, और अब क्रेब साइकिल में कितनी बनी है, 24 ATPs। तो टोटल देखो 24 और 6
30, 30 and 8 is 38 ATP molecules they are produced from one molecule of glucose, राइट और साथ में CO2 और वाटर तो रिलीज होगा ही होगा. क्लियर. CO2 और वाटर तो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होंगे. सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर स्टूडेंट्स. और मैं आपको बता दूं जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है बेटा, इट्स अ 2 कार्बन कंपाउंड. वो तो होना ही है बिकॉज एक CO2 तो निकल ही गई. देखो कार्बन तो एक निकल ही गया. पहले देखो 6 कार्बन था, 6 से 3 कार्बन कंपाउंड बना. मॉलिक्यूल्स कितने बने? 2. फिर पायरुवेट से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन वाला? 2 कार्बन वाला. और रिलीज़ क्या हुआ? CO2. तो 2 CO2 यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगी. 1 फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम A. सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर. अब हम बात करेंगे बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन की. एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेटा क्या होगा? जो फूड होगा ना दैट इज पार्शली ऑक्सीडाइज. सो फूड इज पार्शली ऑक्सीडाइज्ड, नॉट फुली. Why? Due to absence of oxygen. Due to absence of, so this is a respiration which occurs in the absence of oxygen. राइट. उसके जो एंड प्रोडक्ट्स बने थे, क्या क्या बने थे एरोबिक में? CO2 एंड वाटर. वो कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बने थे. लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास वो क्या होंगे बेटा? ऑर्गेनिक होंगे. सो प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर organic, like ethanol, CO2, ethanol and CO2, right? और क्या बनता है? या लैक्टिक एसिड. इट डिपेंड्स कि इथेनॉल एंड CO2 इकट्ठे बनेंगे या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा. सो एट द देखिए एंड में तो हमारे पास या तो इथेनॉल एंड CO2 या फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा. राइट. तो इसमें होता क्या है बेटा? इट जनरेट्स लेस ATP. कितनी लेस? ओनली हाउ मैनी? जस्ट 2 ATPs दे आर प्रोड्यूस्ड. वहाँ पे कितनी प्रोड्यूस हो रही थी? 38 मॉलिक्यूल्स. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है? इट अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म. ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करती. यहाँ से ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेगी, पायरुवेट एंटर नहीं करेगी. राइट. और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, ये शो करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो बैक्टीरिया एंड यीस्ट शो एनारोबिक रेस्पिरेशन. राइट. कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है ये, लेकिन वो टेम्परेरी प्रोसेस होता है अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो या बॉडी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो तब. राइट. तो ग्लूकोज इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल. देखो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन यूज़ नहीं करी है. इथेनॉल इज़ 2 कार्बन कंपाउंड. राइट. प्लस रिलीज़ होती है CO2 प्लस एनर्जी. एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है? जस्ट ओनली 59 किलो कैलोरीज. वेयर एज बेटा हो सकता है जो ग्लूकोज है वो हमारी मसल्स में क्या हो? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो उसकी, तो इट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. राइट. और साथ में क्या रिलीज़ होगी बेटा? एनर्जी. और वो एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी? दैट इज़ 36 किलो कैलोरीज. और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है. सो इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं दे आर नेवर कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक. देखो यहाँ पे भी ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है. तो अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे तो बेटा उनकी कुछ एनर्जी उनके बॉन्ड्स में पड़ी रह जाएगी, तो वो एनर्जी हमें अवेलेबल नहीं हो पाएगी. राइट. दैट्स वाई कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें लेस एनर्जी रिलीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर. तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा. राइट. अब हम बात करते हैं, अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं पूरे टॉपिक को पहले. तो एरोबिक रेस्पिरेशन
जब ऑक्सीजन यूज़ होती है और जो फूड है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है और एंड प्रोडक्ट्स इनऑर्गेनिक रिलीज़ होते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ क्या आता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल भी चलता है, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस भी था और माइटोकॉन्ड्रिया में भी रिएक्शंस हो रही थी। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज पहले पायरूवेट में, फिर पायरूवेट देन आगे CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड है वो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है बेटा, ब्रेक होता है, पार्शली ब्रेक होता है, राइट। तो इस तरह की रेस्पिरेशन में अगर हम कंपेयर करें एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ तो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम रिलीज़ होती है। और इसमें याद रखो इट अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा स्टेप चलेगा, ओनली ग्लाइकोलिसिस। तो अगर हमसे पूछा जाए विच स्टेप इज़ कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, योर आंसर वुड बी glycolysis. So glycolysis is common for both aerobic and anaerobic respiration. राइट तो देखो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन होनी चाहे एनारोबिक, दोनों में एक स्टेप तो कॉमन ही है, ग्लाइकोलिसिस तो होनी ही होनी है, यानी कि पायरूवेट तो बनेगा ही बनेगा। अब पायरूवेट का फेट डिपेंड करेगा, अगर तो ऑक्सीजन होएगी फिर तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। और मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो इथाइल अल्कोहल एंड CO2 और लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है। देखो इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल और CO2 एंड लैक्टिक एसिड, ये दोनों और लैक्टिक एसिड रिलीज़ हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमने इसकी पूरी समरी भी डिस्कस कर ली अब। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि यीस्ट वगैरह, बैक्टीरिया, बेटा उसमें टर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन की बजाय यूज़ होती है फर्मेंटेशन, राइट। सो फर्मेंटेशन इज़ अ टर्म मोर कॉमनली यूज्ड। So, fermentation is a term used more commonly for anaerobic respiration of lower organisms, right? क्लियर। तो हम जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है बेटा उनके लिए टर्म फर्मेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। सो फर्मेंटेशन इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ anaerobic breakdown of carbohydrates or other organic compounds into alcohol, organic acids and gases. तो यीस्ट और बैक्टीरिया में बेटा ऐसा ही होता है, क्लियर। और बेटा कुछ बैक्टीरिया या पैरासिटिक वॉर्म्स जैसे कि अस्कैरिस टेप वॉर्म, राइट बेटा, वो भी ग्लूकोज को यूज़ करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ O2 एंड इवन CO2 भी नहीं बनाते। ह्यूमन बीइंग में बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, हमारी मसल्स में। हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, हमारी जो मसल्स हमारे स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई होती हैं बेटा, उनमें होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारी मसल्स को बेटा सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमारी मसल्स जो हैं वो ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज यूज़ करना शुरू कर देती हैं, परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ड्यूरिंग दैट टाइम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, राइट। तो लैक्टिक एसिड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, फ्रॉम पायरूवेट। और पायरूवेट कहाँ से आया था, फ्रॉम ग्लूकोज, क्योंकि एक स्टेप तो कॉमन ही था, क्या था वो, ग्लाइकोलिसिस। वहाँ तक तो दोनों ने ही होना है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे एनारोबिक है, राइट। तो यहाँ तक क्लियर बेटा। अब आप लोगों ने एक तो डिफरेंस अपने प्रिपेयर करना है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में, और जितनी भी टर्म्स हैं ये बीच में वो भी आपने प्रिपेयर करनी है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन करेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का, राइट।